नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे देश में विद्रोह की आग लगा दी थी। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की बुनियाद तक हिलाकर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1857 की महान क्रांति की। ये महज एक सिपाही विद्रोह नहीं था, ये थी भारत के दिल से निकली आज़ादी की पहली संगठित और जोरदार आवाज। ये वो महासंग्राम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के राज को चुनौती दी और भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, आज हम इस महान क्रांति की पूरी कहानी को, इसके हर पहलू को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक व्यवस्थित सफर पर चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी भूमिका कैसे तैयार हुई। फिर हम उन कारणों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने इस विद्रोह की आग को भड़काया। हम ये भी देखेंगे कि ये क्रांति आखिर शुरू कैसे हुई और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में कैसे फैल गई। इस सफर में हम मिलेंगे उन महान नायकों और नायिकाओं से जिन्होंने इस लड़ाई का नेतृत्व किया, और साथ ही हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि इतनी बहादुरी के बावजूद ये आंदोलन असफल क्यों हुआ। और सबसे अंत में हम देखेंगे कि इस असफलता के बावजूद इसके परिणाम कितने दूरगामी थे और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कैसे एक नई दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय से, क्रांति की भूमिका। देखिए, कोई भी बड़ी ऐतिहासिक घटना अचानक नहीं होती, उसके पीछे सालों का, दशकों का माहौल होता है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि 1857 से ठीक पहले भारत में हालात कैसे थे। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इस महान विद्रोह के लिए जमीन तैयार की। तो सवाल उठता है कि 1857 का विद्रोह असल में था क्या? क्या ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह कहना इसकी विशालता को कम करके आंकना होगा। जैसा कि वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया, ये वाकई में एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने की क्षमता रखता था। हाँ, ये सच है कि शुरुआत सिपाहियों ने की, लेकिन बहुत ही जल्द इसमें आम, किसान, कारीगर और वो राजा महाराजा भी शामिल हो गए जिन्हें अंग्रेजों ने उनकी गद्दी से हटा दिया था। इन सबका एक ही लक्ष्य था, फिरंगियों को भारत से बाहर निकालना। और जानते हैं, इस क्रांति के संदेश को फैलाने का तरीका कितना अनोखा और गुप्त था। कमल का फूल और रोटी, ये दो प्रतीक थे जो चुपचाप एक छावनी से दूसरी छावनी और एक गांव से दूसरे गांव तक क्रांति का संदेश पहुंचा रहे थे। तो क्रांति से ठीक पहले का भारत दिखता कैसा था? 1856 आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। लेकिन इस बाहरी नियंत्रण के नीचे असंतोष की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, जिसे धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, वो भारत को अंदर से खोखला कर रही थी। उनकी जमीनी नीतियों ने हर भारतीय के मन में अपनी जमीन, अपनी रोजी रोटी और अपना धर्म खोने का एक गहरा डर पैदा कर दिया था। यहाँ तक कि रेलवे, डाक और तार जैसी जो आधुनिक चीजें अंग्रेज लाए थे, उनका मकसद भी भारतीयों का भला करना नहीं, बल्कि भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत करना था। और इन सबसे ऊपर था अंग्रेजों का नस्लीय घमंड, उनका भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार जो हर भारतीय को अपमानित महसूस कराता था। दूसरा अध्याय, विद्रोह के प्रमुख कारण। तो ये जो असंतोष का लावा दशकों से खौल रहा था, वो आखिर फटा कैसे? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये कई कारणों का एक मिला जुला नतीजा था। कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक और धार्मिक। तो चलिए अब एक एक करके उन सभी कारणों को विस्तार से समझते हैं जिन्होंने इस ज्वालामुखी को विस्फोट के कगार पर ला खड़ा किया। शुरुआत करते हैं राजनीतिक कारणों से, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। जरा सोचिए, ये एक ऐसा क्रूर कानून था जिसके तहत अगर किसी भारतीय शासक की अपनी कोई संतान नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था। उसका राज्य सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया जाएगा। ये भारतीय परंपराओं का खुला अपमान था। इसी अन्यायपूर्ण नीति का इस्तेमाल करके सतारा, झांसी और नागपुर जैसी कई रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर 1856 में अवध पर कुशासन का झूठा आरोप लगाकर उसे भी हड़प लिया गया। नाना साहेब जैसे राजकुमारों की पेंशन बंद कर दी गई और यहाँ तक कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी अपमानित करके ये कह दिया गया कि उनके बाद लाल किला खाली करना होगा। ये सिर्फ राजनीतिक चालें नहीं थी, ये भारतीय शासकों के मान सम्मान पर सीधा हमला था। अब आते हैं उन आर्थिक कारणों पर।
जिन्होंने आम आदमी की, किसान की, कारीगर की कमर तोड़ कर रख दी थी। अंग्रेजों ने जमीन पर इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गया और हमेशा के लिए साहूकारों के कर्ज के जाल में फंस गया। उधर इंग्लैंड की मशीनों से बने सस्ते कपड़ों ने भारत के लाखों बुनकरों और कारीगरों का काम छीन लिया, उन्हें बेरोजगार कर दिया। इनाम कमीशन बनाकर हजारों जमींदारियों को जब्त कर लिया गया। किसानों को अपनी जरूरत के अनाज की जगह नील जैसी व्यापारिक फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। और इस सब के ऊपर भारत की दौलत लगातार इंग्लैंड भेजी जा रही थी, जिससे हमारा देश दिन ब दिन गरीब और खोखला होता जा रहा था। बात सिर्फ जमीन और पैसे तक ही सीमित नहीं थी। अंग्रेजों ने लोगों की आस्था, उनके धर्म और उनकी सामाजिक परंपराओं में भी दखल देना शुरू कर दिया। सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना। भले ही आज हमें ये सामाजिक सुधार सही लगे, लेकिन उस समय के कई रूढ़िवादी भारतीयों को ये अपनी संस्कृति पर एक सीधा हमला महसूस हुए। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से लोगों में ये डर फैल गया कि अंग्रेज उन सब का धर्म बदलकर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। फिर एक लेक्स लोकी कानून आया, जिसने इस डर को और पक्का कर दिया। इस कानून के मुताबिक अगर कोई हिंदू धर्म बदलकर ईसाई बनता है तो भी उसका उसकी पैतृक संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। और इन सबके साथ साथ अंग्रेजों का भारतीयों को काला कहकर नीचा दिखाना, उन्हें ऊंचे सरकारी पदों से दूर रखना, ये सब एक गहरे सांस्कृतिक हमले जैसा था। ये सारे कारण तो बारूद की तरह धीरे धीरे जमा हो ही रहे थे, बस जरूरत थी एक चिंगारी की। और वो चिंगारी बनकर आया एक तात्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूसों का विवाद। हुआ ये कि दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सेना में एक नई एनफील्ड राइफल लाई गई। जल्दी सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैल गई कि इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा है, और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के सैनिकों के लिए धर्मभ्रष्ट करने वाली बात थी। और फिर आई वो तारीख, 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी में 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपने अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने सिपाहियों के दबे हुए गुस्से को विद्रोह की धधकती आग में बदल दिया। तीसरा अध्याय, क्रांति का आरंभ और प्रसार। मंगल पांडे की शहादत वो चिंगारी थी, लेकिन इस चिंगारी को एक बड़ी आग में बदलना अभी बाकी था। तो अब हम देखेंगे कि ये विद्रोह एक संगठित रूप में कहां से और कैसे शुरू हुआ, और कैसे ये मेरठ की छावनी से निकलकर दिल्ली और फिर पूरे उत्तर भारत में एक तूफान की तरह फैल गया। क्रांति का असली बिगुल बजा 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से। जब 85 सिपाहियों ने उन चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो उन्हें बेइज्जत करके 10-10 साल की कड़ी जेल की सजा सुना दी गई। अपने साथियों का ये अपमान बाकी सिपाहियों से बर्दाश्त नहीं हुआ। 10 मई की शाम को उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल के दरवाजे तोड़ डाले, अपने सभी 85 साथियों को आज़ाद कराया, सामने आए अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और पूरे शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। और फिर उनकी जुबान पर एक ही नारा था, दिल्ली चलो। वो पूरी रात चलते रहे, इतिहास की एक नई इबारत लिखने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ चले। 11 मई की सुबह ये विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और सीधा लाल किले को घेर लिया। दिल्ली में मौजूद अंग्रेज अफसर कुछ समझ पाते उससे पहले ही शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। देखिए, दिल्ली पर कब्जा करना सिर्फ एक शहर को जीतना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। दिल्ली मुगलों की राजधानी थी, उस पर कब्जा करने से इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय वैधता मिल गई। अब ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा नहीं रहा, दिल्ली की आम जनता भी इन विद्रोहियों के साथ हो गई और ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। दिल्ली के हाथ से निकलने की खबर जैसे ही लंदन पहुंची, ब्रिटिश साम्राज्य में हड़कंप मच गया। चौथा अध्याय, प्रमुख केंद्र और नायक। दिल्ली पर कब्जे की खबर जैसे ही फैली, विद्रोह की आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार, हर जगह लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। तो चलिए अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम मिलेंगे इस क्रांति के महान योद्धाओं से, वो वीर पुरुष और वीरांगनाएं जिन्होंने अपने साहस, अपनी रणनीति और अपने बलिदान से इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। सबसे पहले चलते हैं कानपुर। यहाँ विद्रोह की कमान संभाली थी नाना साहेब ने। नाना साहेब, जिन्हें धोंडू पंथ के नाम से भी जाना जाता था, वे अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद करके उनका घोर अपमान किया था।
इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने 5 जून 1857 को कानपुर में खुद को पेशवा घोषित कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे थे उनके सबसे भरोसेमंद और वीर सेनापति तात्या टोपे, जो अपनी छापामार युद्ध नीति के लिए मशहूर थे। हालांकि बाद में जनरल कैंपबेल ने कानपुर पर दोबारा कब्जा कर लिया, पर नाना साहेब और तात्या टोपे का संघर्ष जारी रहा। अब रुख करते हैं अवध की राजधानी लखनऊ का। अवध को जिस धोखे से अंग्रेजों ने हड़पा था, उसकी आग लोगों के दिलों में बुरी तरह जल रही थी। यहाँ विद्रोह की मशाल उठाई बेगम हजरत महल ने। 4 जून 1857 को उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। उन्हें वहां के किसानों, तालुकदारों और सिपाहियों का जबरदस्त समर्थन मिला। उन्होंने लंबे समय तक लखनऊ को अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद रखा। भले ही अंत में अंग्रेज लखनऊ को वापस जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन बेगम ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। और अब हम बात करेंगे इस क्रांति की सबसे वीर और अमर गाथा की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। जब लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया, तो रानी ने अपनी वो अमर प्रतिज्ञा की जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। जब अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने एक विशाल सेना के साथ झांसी के किले को घेरा, तो वो अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मनों को चीरती हुई वहां से निकल गईं। उन्होंने कालपी में तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वे वीर गति को प्राप्त हुईं। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनकी सबसे बड़े दुश्मन जनरल ह्यूरोज को भी कहना पड़ा कि यहाँ लेटे हुए विद्रोहियों में वो एकमात्र मर्द थीं। उम्र सिर्फ एक संख्या होती है, इस बात को साबित किया बिहार के जगदीशपुर के 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने। जरा सोचिए, 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा शौर्य और पराक्रम दिखाया कि अंग्रेज सेनापति भी हैरान रह गए। अपनी छापामार युद्ध नीति से उन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया और उन्हें नाको चने चबवा दिए। उनके बलिदान की गाथा भी अद्वितीय है। कहते हैं जब गंगा नदी पार करते हुए उनके एक हाथ में गोली लग गई तो जहर पूरे शरीर में न फैले, इसके लिए उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना वो हाथ काटकर मां गंगा को समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके भाई अमर सिंह ने इस संघर्ष को जिंदा रखा। ये विद्रोह सिर्फ इन्हीं बड़े केंद्रों तक सीमित नहीं था, इसकी आग दूर दूर तक फैली थी। बरेली में खान बहादुर खान ने कमान संभाली तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और लोगों को एकजुट किया। प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया। ये विद्रोह पूर्व में असम तक पहुंचा, जहां दीवान मनीराम दत्त ने क्रांति का बिगुल बजाया और उड़ीसा के संबलपुर में राजकुमार सुरेंद्र शाही ने अंग्रेजों को चुनौती दी। ये सब दिखाता है कि ये विद्रोह कितना व्यापक था। 5वां अध्याय, विद्रोह का दमन और असफलता। इतने वीर नायक, इतना व्यापक संघर्ष, इतना जोश और इतना बलिदान, इन सब के बावजूद ये क्रांति अपने अंतिम लक्ष्य को पाने में सफल क्यों नहीं हो पाई? अब हम कहानी के उस हिस्से पर नजर डालेंगे जहां अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचला, और हम उन कारणों का विश्लेषण करेंगे जिनकी वजह से हमारी आज़ादी की यह पहली बड़ी लड़ाई अधूरी रह गई। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसके तहत किसी को भी बिना मुकदमे के सजा दी जा सकती थी। गांव के गांव जला दिए गए, हजारों बेगुनाह लोगों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया या तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया ताकि लोगों में दहशत फैले। सितंबर 1857 में जॉन निकोलसन के नेतृत्व में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। बहादुर शाह जफर के बेटों और पोते को मेजर हडसन ने बेरहमी से गोली मार दी ताकि मुगल वंश का कोई वारिस ही न बचे। ह्यूरोज, कॉलिन कैंपबेल और जनरल नील जैसे अंग्रेज अधिकारियों ने क्रूरता का ऐसा नंगा नाच किया जिसे भारतीय इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। तो चलिए अब असफलता के मुख्य कारणों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण था कि ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैल सका। दक्षिण भारत और पंजाब जैसे बड़े हिस्से इससे लगभग अछूते रहे। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एक केंद्रीय संगठन या कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं था। भविष्य के भारत का कोई साझा नक्शा या योजना उनके पास नहीं थी। तीसरा, विद्रोहियों के पास संसाधनों यानी पैसे और आधुनिक हथियारों की भारी कमी थी, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, रेलवे और टेलीग्राफ जैसी तेज संचार व्यवस्था थी।
चौथा और शायद सबसे दुखद कारण, कुछ भारतीय ही अंग्रेजों के साथ खड़े थे। कई बड़ी रियासतें जैसे ग्वालियर, हैदराबाद और शिक्षित मध्य वर्ग ने इस विद्रोह का साथ नहीं दिया। और अंत में हर नेता का अपना एक स्थानीय उद्देश्य था, जैसे किसी को अपनी पेंशन चाहिए थी तो किसी को अपना राज्य। एक अखंड आजाद भारत की साझा परिकल्पना की अभी भी कमी थी। छठा और अंतिम अध्याय, परिणाम और ऐतिहासिक महत्व। भले ही 1857 की क्रांति अपने तात्कालिक लक्ष्य यानी अंग्रेजों को भारत से निकालने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन इतिहास में कोई भी बड़ा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस असफलता ने ही भारत में एक नए युग की, एक नई चेतना की नींव रखी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस महान विद्रोह के दूरगामी परिणाम क्या हुए और भारतीय इतिहास में इसका असल महत्व क्या है। इसका सबसे बड़ा और तत्काल परिणाम ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पुराने शासन का अंत हो गया। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया, जिसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के अधीन आ गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वॉइसराय कहा जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइसराय बने। देसी राजाओं को शांत करने के लिए हड़प नीति को खत्म कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भारतीय लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया। लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजों ने अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए सेना का पुनर्गठन किया। पील कमीशन की सिफारिश पर सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया, ताकि भविष्य में कोई भारतीय सिपाही दोबारा विद्रोह करने की हिम्मत न कर सके। अब बात करते हैं इसके गहरे ऐतिहासिक महत्व की। ये विद्रोह सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं थी, ये भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म था। इस घटना ने पहली बार भारत के लोगों को ये एहसास कराया कि उनका दुश्मन एक है। इसने भविष्य के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत तैयार किया। इस क्रांति में हिंदुओं और मुसलमानों ने जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, वो सांप्रदायिक एकता की एक अनमोल मिसाल बन गई। और इसी एकता से घबराकर अंग्रेजों ने भविष्य में फूट डालो और राज करो की नीति को और ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनाया। लेकिन सबसे बढ़कर इस क्रांति ने यह साबित कर दिया कि भारतीय अब चुपचाप गुलामी की जंजीरों को स्वीकार नहीं करेंगे। आज़ादी की जो आग 1857 में लगी थी, वो अब बुझने वाली नहीं थी। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने एक युग का अंत किया और एक नए युग की शुरुआत की। भले ही ये क्रांति सैन्य रूप से असफल रही, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना जगाई जो धीरे धीरे बढ़ती गई और जिसने 90 साल बाद 1947 में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग तैयार किया। 1857 की क्रांति आज भी हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपने राष्ट्र के मान सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देती है। जय हिंद।